बम, गोला, बारूद, मिसाइल, मौत, मातम, बर्बादी, तबाही, शीत, हार। 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का हासिल क्या है? परमाणु युद्ध के शोले, सही सुना आपने। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज जो किया उससे युद्ध की तस्वीर बदलनी तय है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्टा, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो। आज से कैसे यूक्रेन में पुतिन राज शुरू हो गया। बाइडेन का धमकी के बावजूद पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिला लिया है। लगे हाथ अमेरिका समेत यूक्रेन के मददगार देशों को सख्त चेतावनी भी दे डाली। पुतिन ने ऐसा क्या बोला जिसे सुनकर ज़ेलेंस्की की आंखों में खून भर गया है। पुतिन के एक फैसले से कैसे परमाणु युद्ध के शोले भड़क उठे हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट को गौर से देख लीजिए। Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. क्या युद्ध के इस स्टेज में पुतिन को वो मिल गया जिसके लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया? यूक्रेन को हार से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने हथियारों का गोदाम खोल दिया। फिर भी पुतिन नहीं माने, युद्ध ही ठाने। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिलाकर ही माने। ये इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ापोरिज़िया। ये 4 शहर मिलकर यूक्रेन का 15% इलाका बनाते हैं। Знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. इन 4 इलाकों पर कब्जे का मतलब है यूक्रेन के 90,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन रूस की हो गई। 90,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, यानी इतना बड़ा हिस्सा जो करीब-करीब हंगरी या फिर पुर्तगाल के बराबर है। Это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. सवाल है, क्या यूक्रेन को तोड़कर रूस अब युद्ध रोक देगा या फिर पुतिन का लक्ष्य इससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा। यूक्रेन युद्ध के बहाने एक साथ अपने कितने दुश्मनों को साध रहे हैं पुतिन, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन युद्ध का फ्यूचर क्या होने वाला है, इसे जान लीजिए। रूस का दावा है कि यूक्रेन में उसका हमला कम से कम तब तक जारी रहेगा जब तक वो पूरे डॉनबास इलाके को अपने नक्शे में मिला नहीं देगा। यूक्रेन युद्ध में पुतिन एक साथ 3 प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहला, यूक्रेन में रिजर्व फोर्स भेज युद्ध को जारी रखना। दूसरा, दुश्मन में खौफ भरने के लिए परमाणु युद्ध की चेतावनी देना। और तीसरा, तोप के बदले वोट से यूक्रेन को तोड़ना। पुतिन के इस प्लान पर हकीकत की मोहर तब लग जाती है जब यूक्रेन से जंग की ऐसी तस्वीरें आती हैं
ज़ैपोरिज़िया में काफिले पर मिसाइल से अटैक हुआ। हमले में 23 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 से अधिक जख्मी हो गए। यूक्रेन का दावा है कि यह हमला रूस ने किया है। रूस ने यह मिसाइल अटैक ज़ैपोरिज़िया के उस हिस्से में किया है जो अभी यूक्रेन के कब्जे में है। उस इलाके पर रूस कब्जा जमाने में नाकाम रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने यह हमला S-300 मिसाइल से किया। रूस ने S-300 मिसाइल से मिकोलाइव इलाके में भी अटैक किया है। मिसाइल गिरी तो लगा अग्निवर्षा शुरू हो गई। बारूद की चपेट में जो आया धू-धू कर जल उठा। हमले के इस वीडियो से इतना तो साफ हो गया कि रूस के हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं। Будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. 7 महीनों के बाद भी यूक्रेन में युद्ध का नक्शा ऐसे उभर कर आता है। खार्किव में रूस भले ही पीछे हटने को मजबूर हो गया, लेकिन सेवरोडोनेत्स्क, लुहांस्क, डोनेत्स्क, मारियोपोल से लेकर दक्षिण में खेर्सोन तक अभी भी रूस के कब्जे में है। पुतिन का रुख और यूक्रेन युद्ध की तस्वीर देख दुनिया मानने लगी है। 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमैक्स अब करीब है। यूक्रेन के इतने लंबे समय तक जंग में टिके रहने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों का हथियार और आर्थिक मदद रहा है। रूस यूक्रेन को मिलने वाले पश्चिमी देशों के समर्थन का शुरू से विरोध करता रहा है। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की का बंकर जब भी टूटने की कगार पर पहुंचा, बाइडेन अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालते रहे हैं जो ज़ेलेंस्की की जान बचा लेता है। इससे पहले उनके पिटारे में से ज़ैवलिन मिसाइल निकली, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाइडेन के पिटारे से स्टिंगर मिसाइल भी निकली, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जहां चाहा वहां गिराया। बाइडेन के पिटारे से M777 तोप भी निकली, जिससे ज़ेलेंस्की ने फौरन बमबारी शुरू कर दी। बाइडेन के पिटारे से हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी निकला, जिसे ज़ेलेंस्की ने पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन बनाकर पेश किया। Готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата. इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये बहुत खास एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की बड़ी ताकत बना हुआ है, और इसे लेकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिमी देशों की इतनी बड़ी मदद के बावजूद भी पुतिन ने हार नहीं मानी। अब यूक्रेन के 4 हिस्सों को खुद में मिलाकर पुतिन संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका से डरने वाले नहीं, पश्चिमी देश रूस को रोक नहीं सकते। कब्जे वाले 4 इलाकों पर हमला अब रूस पर हमला माना जाएगा। यहां रूस अब अपने परमाणु हथियार भी तैनात कर सकता है। 2014 में रूस ने इसी तरह क्राइमिया पर कब्जा जमाया था। उस वक्त भी अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस का विरोध किया था। बावजूद इसके पुतिन ने न सिर्फ क्राइमिया पर कब्जा किया, बल्कि अभी भी वहां रूस का ही कब्जा है। यही वजह है कि रूस के सरकारी मीडिया में जनमत संग्रह का वीडियो जोर शोर से दिखाया गया। कब्जे वाले इलाकों में बैलेट बॉक्स लोगों के घर घर ले जाकर वोट करवाया गया। डोनेत्स्क में 99%, लुहांस्क में 98%, ज़ैपोरिज़िया में 93% और खेर्सोन में 87% जनता ने रूस का हिस्सा बनने के पक्ष में वोट किया। Быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда, за нами Россия. В любом случае будет за Россию, потому что не просто так я пришла сюда голосовать. Хочется верить в лучшее, что все-таки жизнь наладится, вот, и все будет процветать, и мы станем Россией. Человек. Я всю жизнь был в России. Здесь была Россия. Какой ваш выбор был сегодня? Да. पुतिन के जनमत संग्रह वाले प्लान से साफ हो जाता है कि उनकी नजर शुरू से ही यूक्रेन के इस हिस्से पर थी। पुतिन के जनमत संग्रह वाले इस प्लान के पूरा होने से साफ हो जाता है कि उनकी नजर शुरू से यूक्रेन के आधे चांद पर थी। यूक्रेन की धरती का वो टुकड़ा आधे चांद के आकार का है। पुतिन का मिशन मून पूरब में खार्किव से दक्षिण में ओडेसा तक वाले यूक्रेन के पूर्वी दक्षिणी हिस्से को रूस में मिलाना है।
जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस के जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। और ये जमीनी रास्ता यूक्रेन के जिस हिस्से से होकर गुजरता है उसके पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर अगर गौर से देखें तो ये आधे चांद के आकार में दिखता है, जिस पर 100% कब्जा इस वक्त पुतिन की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। यही वजह है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दे दी और अब खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया है। रूस का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस के रेफरेंडम वाले 4 इलाकों में अपना कब्जा घोषित करने से पहले ही इन 2 इलाकों को स्वतंत्र प्रदेश घोषित कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के वक्त किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस के लिए इन 4 हिस्सों पर कब्जा क्यों मायने रखता है। इन 4 हिस्सों का रूस में शामिल होने का मतलब यूक्रेन का आर्थिक रूप से तबाह होना है। डोनेस्क को स्टील सेंटर कहा जाता है, लुहांस्क में कोयले का बड़ा भंडार है, ज़ैपोरिज़िया यूरोप का न्यूक्लियर पावर हब है, ज़ैपोरिज़िया से यूरोप में बिजली सप्लाई की जाती है। ऐसे में रूस के कब्जा होने के बाद यूक्रेन की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और खेरसोन एक बड़ा शिप मैन्युफैक्चरर है। खेरसोन ब्लैक सी के पास मौजूद एक अहम बंदरगाह है। ये रूस की सीमा के काफी करीब है। ये पोर्ट रणनीतिक रूप से तो अहम है, साथ ही भूमध्य सागर को जोड़ने वाला बिजनेस रूट भी यहीं से होकर जाता है। ऐसे में इन 4 इलाकों को रूस में मिलाने वाले फैसले के बाद जंग और भड़क सकती है, क्योंकि अगर इन इलाकों में रूस ने अपने परमाणु हथियार लगा दिए तो रूस नेटो देशों के और करीब पहुंचेगा। साथ ही साथ इससे पुतिन की धाक बढ़ेगी। ऐसे में दुनिया को इंतजार अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन के मददगार नेटो देशों के स्टैंड का है। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाके तो रूस में मिला लिए, लेकिन खार्किव में रूस की सेना को ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने खदेड़ दिया है। खार्किव में हार के बाद अब पुतिन यूक्रेन में बहुत ज्यादा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन के कैंप में अब उन हथियारों की लिस्ट बनाई जा रही है जिनका तोड़ यूक्रेन तो क्या अमेरिका के पास भी नहीं है। क्या है ये हथियार जो जंग को पलटने की काबिलियत रखते हैं? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्या यूक्रेन में जंग को पलटने के लिए पुतिन अपना लौह दैत्य उतारने वाले हैं? आर्माडा T-14 ये पुतिन का वो सबसे खतरनाक टैंक है जिसे दुनिया में टैंकों का बेताज बादशाह कहा जाता है। T-64 से लेकर T-90 तक पुतिन के बड़े बड़े टैंक यूक्रेन की युद्ध भूमि में सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन ये सारे टैंक 20वीं सदी के टैंक थे। अब खार्किव में हार के बाद क्या पुतिन अपने सबसे घातक फाइटर वेपन जंग में उतारेंगे? खार्किव का युद्ध जीतने के बाद ज़ेलेंस्की की डिफेंस मिनिस्ट्री इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है कि अब वो रूस को यह भी बता रही है कि जंग में रूस की सेना पिछड़ क्यों रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट कर लिखा है कि हमारा दुश्मन रूस 50 साल पुराने टैंक और 100 साल पुरानी तोपों का इस्तेमाल करके यूक्रेन को हराने की कोशिश कर रहा है। वहीं हमारी यूक्रेन की सेना के पास 21वीं सदी की तकनीक है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का यह ट्वीट सीधे सीधे बिना बोले पुतिन को एक बहुत बड़ा जवाब है। पुतिन ने पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और नेटो देशों को यह कहकर डराया है कि रूस इतना पावरफुल है और उसके पास ऐसे हथियार हैं कि वो ना सिर्फ अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, बल्कि युद्ध का नतीजा अपने पक्ष में पलट सकता है और पूरे यूरोप को जवाब दे सकता है। दरअसल पुतिन ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की थी।
और यही भांपकर अब यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार रूस की सैन्य क्षमताओं को एक मजाक साबित करने में जुटी हुई है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें दिखाया गया है कि रूस के टैंक T-80 UV पर एक यूक्रेन का सैनिक सवार है और वो रूस के उसी टैंक से रूस की एक और तोप मस्टा B-152 हॉवित्जर तोप को खींच रहा है। रूस के हथियारों का इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है? रूस ने यूक्रेन में अब तक 20वीं सदी के बने हुए टैंकों का इस्तेमाल किया है। रूस T-64, T-72, T-80, T-84, T-90 और PT-91 टैंकों का इस्तेमाल यूक्रेन में कर रहा है। यूक्रेन के युद्ध के पहले रूस के इन्हीं टैंकों का जलवा पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन पहली बार यूक्रेन के अंदर रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। यूक्रेन ने पुतिन के पुराने टैंकों पर जो व्यंग कसा है वो एकदम सही है, क्योंकि वाकई में ये सारे टैंक सोवियत यूनियन के समय के डिजाइन किए हुए पुराने टैंक हैं। खेरसॉन में जब रूस की सेना भागी तो वो रूस के हथियार भी छोड़ गई और रूस के लिए बहुत शर्मिंदा करने वाली बात यह है कि वो अपने सबसे अत्याधुनिक टैंक T-90 को भी छोड़कर भाग गई, जिसकी तस्वीरें भी यूक्रेन ने रिलीज की। पूरी दुनिया में इसकी हेडलाइंस छप रही हैं और यूक्रेन की कैद में T-90 टैंक की ये तस्वीरें भी सबको दिखाई जा रही हैं। लेकिन क्या पुतिन के पास ऐसा एक भी टैंक नहीं है जो यूक्रेन को झुका सके? क्या पुतिन के पास 21वीं सदी का कोई टैंक नहीं है? रूस के पास ऐसा ही एक खौफनाक टैंक है जिसकी दहशत पूरी दुनिया में महसूस की जाती है। रूस के T-14 अर्माटा टैंक की सबसे खास बात यह है कि इसको रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। रूस ने अपने इस नए टैंक अर्माटा T-14 को सबसे पहले साल 2015 में मॉस्को की विक्ट्री डे परेड में शामिल किया था। पुतिन ने अपने इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को यह निर्देश दिया है कि T-14 अर्माटा को पहले से भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाया जाए। रूस अपने T-14 अर्माटा टैंक को और घातक बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ये पुतिन का वो लौह दैत्य है जो अगर मैदान में उतरा तो यूक्रेन क्या, खुद अमेरिका भी यूक्रेन को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस अर्माटा टैंक का तोड़ तो इस वक्त दुनिया में किसी भी दूसरे देश के पास नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्माटा टैंक रिमोट कंट्रोल से संचालित होता है। क्रू मेंबर्स बिना टैंक में बैठे ही इस टैंक से दुश्मन पर निशाने लगाने में सक्षम हैं। यूक्रेन के युद्ध में रूस के बहुत सारे सैनिक इसलिए भी मारे गए क्योंकि वो जिन टैंकों में बैठे थे वो टैंक ही यूक्रेन के ड्रोन और स्टिंगर मिसाइलों की रेंज में आ गए। लेकिन अगर रूस के सैनिक अपने अर्माटा टैंक में बैठे बिना ही दुश्मन को रिमोट कंट्रोल से निशाने पर ले लेगा तो फिर टैंक पर हमले की स्थिति में भी रूस के सैनिकों की जान नहीं जाएगी। टैंक के अंदर सैकड़ों लीटर फ्यूल होता है। कई बार फ्यूल टंकी के फट जाने से भी सैनिकों की मौत होती है। रिमोट कंट्रोल से संचालन पर फ्यूल टंकी में विस्फोट के बाद भी टैंक के सैनिक बच जाएंगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक का वजन करीब 55 टन है। ये टैंक 125 mm के स्मूथ बोर कैनन से लैस होता है जो 10 से 12 राउंड प्रति मिनट के दर से गोले दागने में सक्षम है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि T-14 अर्माटा टैंक में 1000 लीटर से ज्यादा डीजल भरा जा सकता है। यही वजह है कि एक हफ्ते तक ये टैंक बिना रोके युद्ध भूमि में दौड़ सकते हैं और दुश्मन को भागने का मौका भी नहीं देते।
लेकिन अमेरिका भी किसी से कम नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन से वो T-90 टैंक मंगवा लिए हैं जो खार्किव में रूस के सैनिक छोड़कर गए थे। अमेरिका के वैज्ञानिक और इंजीनियर इन टैंकों की पूरी जांच पड़ताल कर ये पता लगाएंगे कि रूस के वॉर इंजीनियर्स ने अपने टैंकों में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। माना यह जा रहा है कि रूस में इस वक्त एक्टिव सबसे शानदार टैंक माने जाने वाले T-90 टैंक की टेक्नोलॉजी T-14 आर्माटा टैंक से मिलती जुलती है। T-19 टैंक के रहस्य का पता लगाने के बाद ही अमेरिका T-14 आर्माटा का तोड़ निकाल सकेगा और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को पूरा आत्मविश्वास है कि वॉर से लेकर प्रोपेगेंडा तक जीत यूक्रेन की होगी। ज़ेलेंस्की जब संबोधन करते हैं तो वो सीधे सीधे रूस की जनता को पुतिन के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। 58,5 тысяч российских солдат погибли в Украине. Они пришли нас убивать. И погибли. Вам не называют это числом, вам врут, что погибло якобы около 6 тысяч. 58,5. Вот в чем правда. Их профессий. यूक्रेन की जंग को लेकर पुतिन ने भी एक बयान दिया है और इस बयान का टारगेट रूस में जारी असंतोष को रोकना है। रूस ने ज़ेलेंस्की के पलटवार में 2 एक्शन लिए हैं। पहला तो पुतिन ने एक बयान रिलीज किया है और दूसरा रूस की सेना ने अपने नए भर्ती हुए सैनिकों का वीडियो जारी कर दिया है। ये पुतिन की नई आर्मी की तस्वीरें हैं। पुतिन की यही सेना अब यूक्रेन में जंग लड़ने जाएगी। अब ज़ेलेंस्की की सेना को रूस के इन्हीं नए लड़ाकों से टकराना है। इन नए लड़ाकों को मोर्चे पर फायरिंग से लेकर टैंक्स को ऑपरेट तक करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस में नई आर्मी के गठन में आ रही समस्याओं का समाधान और गलतफहमी को दूर करने के लिए पुतिन ने बाकायदा एक बयान भी जारी किया है। Этой мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. По тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка, ну, например, имеются в виду многодетные отцы или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призванного возраста. कुल मिलाकर पुतिन को रूस के अंदर और रूस के बाहर जबरदस्त चुनौतियां मिल रही हैं। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। शी जिनपिंग ताइवान को डराने वाला खेल खेल रहे हैं। कभी चीन के जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुस जाते हैं तो कभी चीन के युद्धपोत ताइवान बॉर्डर के पास गश्त लगाते नजर आते हैं। और हकीकत यह है कि चीन की इन करतूतों का असर ना तो ताइवान पर हो रहा है और ना ही अमेरिका अपने कदम पीछे खींच रहा है। चीन फिर भी नहीं मान रहा। आखिर क्या चल रहा है शी जिनपिंग के दिमाग में, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। मॉस्को टू बीजिंग क्यों मची है खलबली। ग्यारह लड़ाकू जहाज, चार युद्धपोत, 7 छोटी नौकाएं, कहावत है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर चीन यही साबित कर रहा है। ताइवान बॉर्डर की चीन ने धज्जियां उड़ा दी हैं। कहीं कोई कायदा नहीं, कहीं कोई कानून नहीं। ड्रैगन के दहाड़ते जहाज ताइवान में जब मर्जी घुस जा रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार नहीं। हालांकि अब की बार चीन ने मीडियन लाइन पार नहीं की। मीडियन लाइन मतलब ताइवान स्ट्रेट में वो लाइन जो चीन ताइवान को अलग करती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान चाहते हैं,
लेकिन जमीनी जंग नहीं चाहते, क्योंकि सामने अमेरिका लाभ लश्कर के साथ खड़ा है। लिहाजा शी जिनपिंग हर बार यही करते हैं, कहीं युद्धाभ्यास छेड़ते हैं तो कभी ताइवान के आसमान पर जंगी जहाज उड़ाकर लौट आते हैं। सितंबर में अब तक ताइवान की सीमा में कुल 568 बार पीपल लिबरेशन आर्मी के एयरक्राफ्ट घुसे। 140 युद्धपोत ताइवान की सीमा के पास मंडराते रहे। अगस्त में करीब रोजाना ड्रैगन ने ताइवान की सीमा का खुल्ला उल्लंघन किया। ताइवान खामोश नहीं है, ड्रैगन को करारा जवाब दे रहा है। कॉम्बैट पेट्रोल एयरक्राफ्ट से, लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम से ताइवान चीन के हर हरकत पर पैनी नजर गड़ाए हुए। चीन के जहाजों के ताइवान बॉर्डर में दाखिल होने के बाद ताइवान रेडियो वार्निंग्स भी जारी करता है, लेकिन चीन की सेना है कि मानती ही नहीं, क्योंकि शी जिनपिंग को चीन की जनता को दिखाना है, चीन की जनता को बताना है कि ताइवान को जब चाहे जीत ले। शी की ताइवान विजय की नई प्लानिंग क्या है, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। और ताइवान ही क्यों, चीन और रूस के गठजोड़ से परेशान जापान की दास्तान भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले ताइवान के आकाश में उड़ान भरने वाले चीन के जंगी जहाजों का सच देख लीजिए। चीन ताइवान मुद्दे पर घिर चुका है। ताइवान को लेकर बनाई गई चीन की हर नीति अब तक नाकाम रही है। शी जिनपिंग के सामने डायरेक्ट वॉर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन वॉर के हालात में चीन का हाल जो पहले से बुरा है और बुरा हो जाएगा। लिहाजा चीन सब्र की चाल चल रहा है, लड़ाई भिड़ाई नहीं। जंगी जहाजों से ताइवान को डराने का खेल, फाइटर जेट और युद्धपोत ही नहीं, चीन फेरी के जरिए भी ताइवान को घेर रहा है। येलो सी से ताइवान स्ट्रेट में चीन की फेरीज कई बार सीमा का अतिक्रमण कर चुकी है, जिसका लक्ष्य हो सकता है प्रतास द्वीप, जिसे डोनगशा द्वीप भी कहते हैं। ताइवान चीन के बीच के तनाव को विस्तार से समझने के लिए आपको प्रतास द्वीप के बारे में जरूर जानना चाहिए। प्रतास द्वीप 2 समुद्री तट और 2 कोरल रीफ से मिलकर बना है। ये द्वीप ताइवान के दक्षिणी तटीय शहर काओशुंग से लगभग 445 किलोमीटर और चीन की मुख्य भूमि से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ स्थायी तौर पर मानव आबादी नहीं रहती है। चीन के पास ताइवान को कुचलने की ताकत है, लेकिन वो कितनी है ये सिर्फ चीन को पता है। ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में अमेरिका के मैदान में उतरते ही चीन का क्या होगा, शी जिनपिंग इसे बेहतर समझते हैं। और ताइवान की भी समझ साफ है कि बिना अमेरिका उसकी आजादी खतरे में है। इसलिए ताइवान के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों के रास्ते चल रहे हैं। अमेरिका से मिले हथियार और मुल्क की माटी का टीका लगाकर ये जवान अपने से कई गुना शक्तिशाली चीन से टकराने के लिए तैयार। चीन ताइवान के आसमान पर गरजता है, चीन ताइवान के पानी को खौलाता है, चीन ताइवान को तबाह कर देना चाहता है। लेकिन मुंशी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह शी का ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा। और इस बीच आलम ये है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस में शी जिनपिंग को अगले 5 साल के लिए नेता चुना जाना है। शी जिनपिंग का यह तीसरा कार्यकाल होगा। उस दौरान शी जिनपिंग पर दबाव होगा कि ताइवान को लेकर वो कड़ा रुख अपनाए।